मिलाकर अब सवाल यह है कि क्या मदरसे पर महाराष्ट्र की सरकार का सरकारी फतवा आ गया है। जी हां, क्योंकि हम आपको इत्मीनान से बताएंगे ये फैसला महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का, ये बड़ा फैसला है जिसमें राज्य के तमाम मदरसों को स्कूल की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार स्कूली छात्र का दर्जा नहीं देगी, उन्हें स्कूल से बाहर माना जाएगा। ड्रॉप आउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, नॉन स्कूलिंग चिल्ड्रन में। आपको बता दें कि 4 जुलाई से महाराष्ट्र सरकार स्कूलों के दायरे से बाहर बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वे कराने जा रही है। इस पूरी कवायद का मकसद है सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सके, राइट टू एजुकेशन के तहत तमाम बच्चों को शिक्षा दिया जा सके। लेकिन इसी कड़ी में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसने शिक्षा विभाग को कह दिया है कि मदरसों में जाने वाले बच्चों को छात्र का दर्जा नहीं दिया जाए, उन्हें भी स्कूल नहीं जाने वाले कैटेगरी में रख दिया जाए। भारत में सिर्फ 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको इस पूरी बहस की शुरुआत में ही बता देना चाहते हैं। ग्रेजुएशन करने वाले करीब हर 25वां बच्चा मुस्लिम है। 25% मुस्लिम बच्चों की आबादी 6 से 14 साल के बीच में है। 2014 के बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ का अलग से बजट रखा गया। भारत में सिर्फ 4 बच्चे, जैसा कि हमने आपको बताया था, मदरसों में पढ़ते हैं। लेकिन अब ये जो फैसला महाराष्ट्र की सरकार का है उसका किस तरह का असर हो सकता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आइए आपको बता दें तफसील से कि ये सब कुछ किया कैसे गया है। दरअसल राइट टू एजुकेशन के तहत महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनकी सुध ली जाए, उनकी गिनती की जाए और आंकड़े तैयार किए जाएं, ताकि उसके लिए पहल हो सके कि आखिर उन्हें पढ़ाई में कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने ये कोशिश, ये पहल शुरू कर दी। ऐसे बच्चों की गिनती तैयार की जाने के सर्वे की बात अब सामने तारीख भी रख दी गई है। लेकिन इसी बीच जो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स है उसने शिक्षा विभाग को ये चिट्ठी में लिखकर कह दिया कि आप मदरसों को स्कूल की लिस्ट में मत डालिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी नॉन स्कूलिंग चिल्ड्रन की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, जो कि अध्यक्ष है महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस पूरे मसले पर जुड़ेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है AIMIM के। और भी कई खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, आखिर किस आधार पर मदरसे के खिलाफ ग्रेजुएशन तक की तालीम वहां पर दी जाती रही है अभी तक सरकार में, अभी तक हिंदुस्तान में, आखिर किस बिना पर आपने मदरसों को एक झटके में नॉन स्कूल बना दिया? स्कूल का दर्जा ही नहीं है। नहीं, पहली बात तो अंजना जी, ये मदरसे के खिलाफ कोई हो बात, ऐसी बात ही नहीं है। ये मदरसा के फेवर में है और मैं बताता हूं ये क्यों मदरसे के फेवर में है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एक तरह से हेड काउंट होने वाला है जुलाई 4 तारीख को महाराष्ट्र में, कि कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ताकि उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। ये जो राइट टू एजुकेशन का जो बिल आया था 2009 में, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि एजुकेशन जो फॉर्मल सिस्टम है उसमें नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, जो 2005 में आया था जो बिल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत माना जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से मदरसे में, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मदरसे में अच्छी चीजें पढ़ाई जाती है, इसमें कोई हमारा कंटेस्ट नहीं है। मगर हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र में, उनका कहना है कि आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज ये भी ऐड कर दीजिए। जो आप रिलीजियस डिस्कोर्स देते हैं उसमें कोई कमी मत करिए, उसको बरकरार रखिए। प्लस ये 4 सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए और ग्रांट हमसे ले जाइए, वो पैसा हम देंगे, ताकि एक फॉर्मल एजुकेशन के तहत बच्चा आ सके। मुझे लगता है ये तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। कहीं भी रिलीजियस डिस्कोर्स को बंद करने की बात नहीं है, बल्कि एक इजाफा हो आपके एजुकेशन में, तो इसमें बुराई क्या है? आपकी बात पर संजय जी का जवाब। संजय जी।
देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है निश्चित तौर पर मजहब के आधार पर हाँ। प्राथमिक स्कूल और स्कूलों के बच्चों के बीच भेदभाव करने वाला एक फैसला है। हम समझ सकते हैं मदरसों के एजुकेशन और उसके शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को या और भी बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं हमारे देश में उनको ऐतराज होता रहा है, उनकी अलग अलग राय होती रही है। लेकिन यह भी एक सच है कि मदरसे से पढ़े हुए लोग आईएएस आईपीएस भी बनते हैं। हाँ, मदरसों में और भी करिकुलम उसको एक्सपैंड किया जाए, ये एक अलग विषय है और इन विषयों के ऊपर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब स्कूली बच्चों का सर्वेक्षण हो रहा है तब सरकार इस प्रकार का फरमान जारी करे कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम इस सर्वे में नहीं रखेंगे, मुझे लगता है कि ये बच्चों के साथ अन्याय है। कम से कम बच्चों को मजहबी आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव मत करिए, उनको मत बांटिए। हाँ, आपको उसमें बेहतरीन कोई व्यवस्था करने की अगर जरूरत महसूस होती है तो हम आपके साथ हैं। हमारे जमाने में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खूब काम हुआ। बाद में इनकी सरकार ने अनाउंस किया कि इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को हम आगे चलाएंगे। बिल्कुल चलाइए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम आप आगे चला रहे हैं और वहीं पर उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से बाहर करना चाह रहे हैं, यह अन्यायपूर्ण होगा। संबित पात्रा जी, जरा ठहर कर थोड़ा सोचकर 1 सेकंड इसका जवाब दीजिएगा। कोई बच्चा वो इस वक्त मदरसा में पढ़ रहा है, आप उसको अचानक नॉन स्कूलिंग कैटेगरी का स्टेटस दे देंगे, क्या वाकई आप शिक्षा में भेदभाव कर रहे हैं बच्चों के मजहब के आधार पर? बहुत संगीन इल्जाम है। नहीं, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम जी ने कहा कि मेन स्ट्रीम से बच्चों को धर्म के आधार पर बाहर करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, उल्टा हो रहा है, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। आज अगर महाराष्ट्र के मंत्रियों के बयान आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या है? एक सेकंड, ऑल्टरनेट प्लान क्या है? इतने सारे बच्चे जो इस वक्त मदरसा में पढ़ रहे हैं उनको आप फॉरेन स्कूल में एडमिशन कराएंगे, ये गारंटी आप देते हैं? वो बात हो ही नहीं रही है। बात अल्टरनेट प्लान की आपने कही ना। अल्टरनेट प्लान में आज मंत्री साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये 4 सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए अपने रिलीजियस डिस्कोर्स के साथ साथ। आप लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस ऐड करिए और पूरा पैसा ग्रांट के तौर पे 5,50,000 रुपए प्रति मदरसा आप हमसे ले जाइए। जो भी खर्चा होता है ये सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आप हमसे ले जाइए। तो ये मेन स्ट्रीम में मिलाने वाली बात है या मेन स्ट्रीम से अलग करने वाली बात है? आप बताइए। ये तो मैं देख रहा हूं संजय जी। अंजना जी, ऐसा है, मदरसों में कौन सा कोर्स चलाया जाए, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो, मदरसों के विकास के लिए कितना फंड दिया जाए नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। इन विषयों के ऊपर सचमुच एक सुधारवादी कार्यक्रम के तहत काम होते रहना चाहिए। लेकिन जब महाराष्ट्र के स्कूली बच्चों का सर्वे हो रहा है तब यह कहना कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है और उनका हम सर्वे नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जो सबका साथ और सबका विकास करने का ढोंग कर रहे थे वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाते हैं इस तरह से। क्योंकि संविधान हमारे देश में 6 धर्म में 6 एक मिनट और हमारे देश में 6 तरह के धर्म हैं और हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी प्रथा है। कई लोग अपने अपने ढंग से अपना एजुकेशनल सिस्टम भी चलाते हैं। फिर भी भारत की जो मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली है उस प्रणाली को भी उसमें स्वीकार किया जाए, उसको उसके तहत लिया जाए। ये एक आग्रह रहा है और गलत आग्रह नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसमें विश्वास करता हूं। लेकिन यह आग्रह रखते हुए किसी अन्य धर्म के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम को पूरी तरह से निगेट कर देना, उसको नजरअंदाज कर देना, रिजेक्ट कर देना और जब आप स्कूली बच्चों का सर्वे कराते हैं तो उनको पूरी तरह से उससे किनारे कर देना, यह मुझे लगता है कि देश के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है और उन बच्चों के जो कोमल मानसिकता के ऊपर बुरा असर डालने वाला फैसला है। संबित जी, इसको जरा आप समझिए। आप मदरसा को नॉन स्कूल कह रहे हैं, आप वहां पर जाने वाले बच्चे जो पढ़ते रहेंगे अभी भी क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा, उन सबको आप कह रहे हैं ये स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं। आपने अधर्म में एक पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक पैरेलल एक सिस्टम चल रहा है जिसमें 6 तक जो पढ़ता है, 7 तक जो बोर्ड है उसको वस्तानिया देते हैं, वो जो उनका इक्विवेलेंट है। जो फवकानिया है वो 10वीं के बच्चों के लिए और ऐसे ही करते करते आलिम जो कि ग्रेजुएशन का और मास्टर्स डिग्री तक वो देते हैं, फाजिल जिसे कहते हैं। आपने एक पूरी एजुकेशन सिस्टम को अधर में लटका दिया, उसके स्टेटस को लगभग खत्म कर दिया। आप कहते हैं कि हम तो चाह रहे थे आधुनिकीकरण, तो आपको ये प्रोसीजर से करना चाहिए। आप
टॉप बॉटम कैसे कुछ भी पुश कर सकता है? नहीं, टॉप बॉटम पुश करने की बात ही नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती कि जो तालीम मदरसा में दी जा रही है उसके आधार पर आईएएस और आईपीएस बनते, तो वाकई वो एजुकेशन सिस्टम में आरटीई जब आया था 2009 में, उसमें परिवर्तन ला सकते थे। उसमें नेशनल फ्रेमवर्क, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को मेंशन ही नहीं करते। आप देखिए, आज भी मदरसा से जो बच्चा निकलता है उसे अगर मेन स्ट्रीम सर्विस सिस्टम में आना होता है तो उसे तथाकथित रूप से जो सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें आके पढ़ के उसके एग्जाम में बैठ के देना पड़ता है। वो उस तालीम से नहीं होता है जो मदरसा का तालीम होता है। ये आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं। और दूसरी बात है, ये जुलाई 4 तारीख का एक दिन का सर्वे है, इसमें किसी बच्चे को नहीं छोड़ा गया। ऐसा नहीं कि मदरसे के बच्चे का जो है वो किसी प्रकार से कोई सर्वे नहीं होगा, उनका भी सर्वे होगा। उनको मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, यही बताए जा रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि आप मदरसा मत जाओ और दूसरे स्कूल में आप मदरसा ही जाइए, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो तालीम भी लीजिए, उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम के तालीम भी ले लीजिए। संजय जी जल्दी से, क्योंकि अब उमर साहब भी जुड़ गए। अंजना जी, मदरसे से जो तालीम मिलता है उस तालीम के आधार पे लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं या मुख्य धारा की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, ये निष्कर्ष निकालना गलत है। जो आलिम और फाजिल की डिग्रियां मिलती हैं वो हमारे देश के जो एक मेन स्ट्रीम या एक सिस्टम, जो एक सिस्टम है, एकेडमिक सिस्टम है, उसके इक्विवेलेंट डिग्रियों के बराबर है, और वहां से लोग पढ़ के आईएएस ऑफिसर तक बनते हैं। ये एक सच है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि इसमें और भी चीजें इस करिकुलम में शामिल किया जाए, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पर ऐतराज नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को एक पूरे स्कूली बच्चों के महाराष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण कार्यक्रम से बाहर कर देना, ये अन्यायपूर्ण है। ठीक है, और ये बात मुझे लगता है संबित स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जुड़ गए हैं और इमाम उमर अहमद अलियासी साहब भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओवैसी साहब आपके पास आते हुए, ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी की कहीं ना कहीं ये पहल है मुख्य धारा में वहां के बच्चों को लाने की, इसीलिए हम मदरसे के खिलाफ, या जिस भी तरीके से आप लोग इसको देखें वो फैसला है। क्या कहेंगे आप उनको? मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो 2014 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा गया कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन, क्या उसको भूल गए? दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, क्या एचआरडी मिनिस्ट्री मोदी सल्तनत क्या हर साल 100 करोड़ रुपये मदरसा मॉडर्नाइजेशन को नहीं दे रही है? अगर दे रही है तो क्या उन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल ट्रीट कर रही है? तीसरा बात मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये लोग भूल गए आर्टिकल 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है? क्या ये लोग भूल गए आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है? और पांचवी बात यह है कि क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट खुद अपने स्कीम्स में मदरसाओं को फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं दे रही है? और चौथी बात यह है कि महाराष्ट्र की महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2640 मदरसे महाराष्ट्र में है, जिसमें करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप क्यों स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं? और मेरा छठा पॉइंट ये है कि क्या शिशु मंदिर के जितने स्कूल्स हैं, वैदिक स्टडीज के जो स्कूल्स हैं, क्या उनको भी इस तरह ट्रीट कर रहे हैं आप? आपका ये सर्वे गलत है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के भी खिलाफ है, जो नेशनल ओपन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आउट ऑफ स्कूल ट्रीट कर रहा है। आप पूरा बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट बिहेवियर है, शिवसेना बीजेपी का, कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे आप, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, मगर आप बोलते हैं मेन स्ट्रीम में लाना है। आप रिजर्वेशन दे दीजिए, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे हम। सच्चर कमेटी कहती है कि सिर्फ 2% मुस्लिम बच्चे मदरसों को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, हम उनको इमाम बनाए, कारी बनाए, और दूसरा गरीबी की वजह से। ये मोदी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में ये तमाम के तमाम इनका एक इनकंसिस्टेंट डेलिबरेट बिहेवियर है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मेटाइज करना माइनॉरिटीज को। ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है ओवैसी साहब कि स्किल्ड प्रोफेशन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मदरसे के बच्चे नहीं आते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की पहल हो ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में इस तरह से आ जाए। तो अगर ये बात सही है तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का इजाजत दी, आप उसको दे दीजिए ना। आपको जरूरत ही नहीं है करने की, आप वो रिजर्वेशन को अलाउ कर दीजिए। ऑटोमेटिकली मुसलमान बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पीएचडी करेंगे, सब चीज करेंगे।
आप उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे संबित जी से, संबित जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं पहली बार भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। इसके लिए ईमानदारी के साथ उन तक मदद पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं लगातार। मैं खुद दौरे कर रहा हूं और जहां पर भी इस तरह की शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। सर, आपकी विनोद तावड़े जी से बात हुई है, जो खबरें चल रही है कि छात्र नहीं माना जाएगा, इसमें ये क्या मैंने आपको कहा ना कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया था उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है उसको लेकर के, और उसमें जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से ये जो सारी चर्चाएं हो रही हैं उसमें उन्होंने मदरसों को जो है वो शिक्षा से अलग, मतलब शिक्षा के केंद्रों से अलग माना है, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। इसमें किसी तरह का राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज कि हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट भूमिका है, प्रधानमंत्री जी की भी स्पष्ट भूमिका है कि जो मदरसे हैं उन मदरसों में शिक्षा अच्छी हो रही है, उन मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने के लिए उनके लिए प्रयास करने की जरूरत है, उनके लिए उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। राज्य सरकारों को भी इस दिशा में करना चाहिए। जो यूपीए सरकार की वजह से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, अब आपकी सरकार है, आप अल्पसंख्यक मंत्रालय है, तो क्या ये हम देखेंगे इसमें कि जो अब जिसका कि बहुत ढोल पीटा था उन्होंने कि राइट टू एजुकेशन हम दे रहे हैं, राइट टू फूड दे रहे हैं, राइट टू पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसका ये जो तमाम तरह की जो खामियां आ रही हैं, जो कमियां आ रही हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको हम देखेंगे। करते दूसरी तरफ मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये एक पहल है और इसको पहली बार भारत सरकार की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी इस पर बोलते हुए। समित पात्रा जी, ओवैसी साहब ने बहुत संगीन सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि लगभग 2 लाख बच्चे महाराष्ट्र में मदरसों में पढ़ रहे हैं, मजहब के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को अधर में डाल रहे हैं। अगर वाकई इतनी ईमानदारी है तो फिर जो हाईकोर्ट की तरफ से रिजर्वेशन की बात थी उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? नहीं, चलिए मैं उसका उत्तर देता हूं। अभी इसी बुधवार को अर्थात कल ही नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें एक पिटीशन डला था और इस सर्वे को जो 4 तारीख को होना है उसको रोकने की बात की गई थी। अगर जैसे ओवैसी साहब बता रहे हैं ना कि प्रलय आने वाला है, एकदम मुसलमानों को खिलाफ ये काम कर रही है, तो वो इंटरिम ऑर्डर पास करके हाईकोर्ट इसे रोक देती है। हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि हम इस सर्वे को रोकेंगे नहीं, हमें इस सर्वे में कोई गलती नजर नहीं आ रही है। नंबर टू आप कह रहे थे कि हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, जो हम सब चाहते हैं होने चाहिए। अगर 3% बच्चे मदरसा में पढ़ रहे हैं तो आखिर ये 3% बच्चे इंजीनियर डॉक्टर कैसे होंगे? बाकी तो हो जाएंगे। आप अगर 5% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत बाकी बच्चे तो हो जाएंगे, ये 3% बच्चे कैसे होंगे अगर वो मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे? यही तो सरकार कह रही है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप इस्लाम की जो तालीम ले रहे हैं वो तो लेते रहिए, मगर साथ में ये 4 सब्जेक्ट भी पढ़ लीजिए ताकि आगे चलकर आप स्किल्ड प्रोफेशन में भी जा सके। इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है। दोनों पर आपका जवाब ओवैसी साहब, दोनों पर आपका जवाब। हेलो, हाँ ओवैसी साहब आवाज आ रही है, दोनों पर आपका जवाब। हाँ, मैं हमारे बीजेपी के तर्जुमान से कहना चाहूंगा कि वो गलत बात कर रहे हैं। नागपुर हाईकोर्ट ने क्या कहा कि जवाब दाखिल करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जवाब दाखिल करेंगे तो फैसला दिया जाएगा। क्या यह बात गलत है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को किसी वजह से उनका संपर्क अचानक टूट गया है? इस पर जवाब उनका जरूर लेंगे, क्योंकि ये भी सवाल कि एक तो कोर्ट की तरफ से और फिर दूसरी तरफ क्या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिनमें आगे मेन स्ट्रीम में जाने की जरूरत है, उनको पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपके पास भी संजय जी फौरन आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं इमाम साहब के पास। इमाम साहब, सबका साथ सबका विकास, आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए थे, मदरसा स्कूल नहीं माना जाएगा, महाराष्ट्र सरकार अगर इस तरह का कदम उठाती है, क्या कहेंगे उस पर? जल्दी से एक जवाब। देखिए, जल्दी की बात नहीं है, बात लंबी है। बात यह है कि पहली बात तो यह कि मदरसे के मायने क्या है। मदरसतुन माने होता है तालीम गाह। मतलब यह है कहने का कि राजा राम मोहन राय भी मदरसे से पढ़े थे। ये स्कूलों का कंसेप्ट तो अभी कोई 50, 60, 70 सालों में ही, 80, 100 सालों में ही आया है। इससे पहले मदरसों में ही तमाम लोग पढ़ाई करा करते थे, मदरसों में ही सारी चीजें हुआ करती थी। जहां तक अभी इस तरह की बात है, अभी मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी सुन रहा था, अभी जिस तरह से मैं अभी प्रधानमंत्री जी से हमारा डेलीगेशन मिला था, प्रधानमंत्री जी ने इसी पर मदरसा एजुकेशन पर ही हमसे इस पर गुफ्तगू करके उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि
मुसलमानों को मदरसों के खासतौर पर बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। और चूंकि उन्होंने उनका ये मिशन, एक विजन भी है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो मैं ये समझता हूं कि इसमें हमें, चूंकि 70 लाख बच्चे हैं पूरे भारत के अंदर जो मदरसों के हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक अभी इस्लामिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑक्सफोर्ड के अंदर हुई, तो बाकायदा इंग्लैंड ने अपने स्कूलों के अंदर उसकी मान्यता दी है। अभी मदरसों की मान्यता दी है, तो हिंदुस्तान के अंदर अगर उनको मान्यता मिले, उनको साथ अगर जोड़ा जाए, तो कौन सी ये कोई बुराई की बात नहीं है। ओवैसी साहब आपकी बात अब सुन सकते हैं, अपनी बात पूरी करें और दोनों को ही रिस्पॉन्ड करें। आप बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन को फिक्र है 3% की, मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया 97% को फायदा पहुंचा दीजिए ना। आप 3% के पीछे क्यों पड़े में? आप तो मेजॉरिटी इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो 97% को रिजर्वेशन दे दीजिए। दूसरी बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खास तौर से कहा है। तीसरी बात कि इनका बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन में शामिल करेंगे। उसका मतलब यह है कि जो मदरसे को बच्चे जाएंगे वो पूरे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं। चौथी बात यह है कि एचआरडी मिनिस्ट्री हर साल 100 करोड़ रुपए दे रही है। पांचवी बात यह है कि बीजेपी के तर्जुमान नहीं जानते, वो मेरे साथ चलें किसी मदरसे को, मैं उनको दिखाऊंगा कि ऐसे बड़े मदरसों में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ाया जा रहा है। छठी बात यह है कि वो ये क्यों समझ रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले मेन एजुकेशन को नहीं जानते। कई ऐसे मदरसों से फारिगुल तहसील बच्चियां हैं जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया। अगर इनको इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं वो स्कूल्स खोलते मुसलमान इलाकों में? क्यों नहीं वो उर्दू स्कूल्स को और मजबूत करते? क्यों नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ब्रिज स्कूल है उसको उस तरह शामिल करते? ये आर्टिकल 29-30 के खिलाफ है या नहीं, मुझे बताया जाए। क्या आर्टिकल 25 के खिलाफ है या नहीं? संविधान के खिलाफ कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। जवाब देता हूं, मैं सही जवाब देता हूं, एक एक पॉइंट को डेमोलिश करता। इन्होंने कहा कि कुछ बड़े मदरसों में बहुत अच्छी चीजें पढ़ाई जाती है, मतलब बड़ी सब्जेक्ट तकरीबन नहीं, गलत बात। देखिए, आपके शब्द में लिख रहा था साहब, आपके शब्द में बैठ के एक लिख रहा था ताकि मैं उसको मिस ना करूं। आपने कहा बड़े मदरसों से लोग आईएएस बनते हैं। हमारा ये बहस बहुत दिलचस्प मोड़ पे है, लेकिन सवाल ये है और वो बहुत गंभीर है कि क्या बहुत सारे बच्चों का भविष्य अधर में अचानक डाल दिया जाएगा? क्या मदरसों के आधुनिकीकरण की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मजहब के आधार पर अपनी अपनी राजनीति साधने के लिए इधर उधर खींची जा रही है? इस रस्साकशी में उस बच्चे का क्या जो पढ़ता है इस वक्त मदरसे में? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और संबित पात्रा जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप ओवैसी साहब की बात का जवाब दे रहे थे, बीच में हमने आपको रोका था। जवाब दीजिए जी। पहली बात, मैंने ओवैसी जी कह रहे थे कि कुछ बड़े मदरसों में लोग अच्छा पढ़ते हैं और वो सब तमाम सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हम कह रहे थे। तो कुछ मदरसों में ये फैसिलिटी क्यों हो, सभी में क्यों ना हो, इसी कारण से सरकार इस प्रकार की कदम उठा रही है। दूसरा, ओवैसी जी ने कहा 100 करोड़ का एचआरडी मिनिस्ट्री मॉडर्नाइजेशन रकम देती है। बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार ने डिसाइड किया है कि मदरसा जो है वो एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और अभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप उसमें इस्लामी तालीम जरूर दीजिए, उसमें कोई मना नहीं है, मगर उसके साथ ये पैसा लीजिए, ये रकम लीजिए और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाएं ताकि डॉक्टर इंजीनियर भी पैदा हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये 5% रिजर्वेशन का विषय नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसों का विषय है। दोनों में आप कंफ्यूज मत करिए। अब मैं पते की बात लास्ट में बोलता हूं। ओवैसी साहब क्यों परेशान है सुबह से? देखिए, ओवैसी साहब नहीं चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। अगर कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से मुस्लिम गरीब से अमीर हो जाएं, अगर वो उसी पाबंदी में, जिस पाबंदी में रहते हैं उससे बाहर निकल आए, मॉडर्न हो जाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर राजनीतिक दल, कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग चाहते हैं कि वो उसी गरीबी में रहे। अगर उभर के आ गए तो सही जगह वोट देने की ताकत आ जाएगी, तब किसी प्रकार से इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इसीलिए आज ये लोग बहुत ज्यादा हतप्रभ है, बहुत ज्यादा परेशान है कि अच्छा ऐसे अगर पढ़ाई कर लेंगे तो हमारे चंगुल से ही निकल जाएंगे, फिर हम